Good afternoon, Namaskar, everyone. Welcome to the joint episode of Wiki UPHR and Women with Wings. I am the moderator for today. I am squad leader Dimple Rawat, HR professional with diverse experience with Indian Air Force and corporate. Currently, I am working as Deputy General Manager HR with Barco Electronic Systems Private Limited. I am also State Council member for Wiki UPHR. Let me take few minutes to explain you about both the platforms. Women with Wing. Women with Wings एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंस्पायर करता है, एम्पावर करता है और इंकरेज करता है टू एवरी वुमेन. हमारा नारा एवरी वुमेन काउंट एंड वी स्ट्रांगली बिलीव वुमेन इज पावरफुल बट व्हेन वुमेन कम टुगेदर द पावर इंक्रीजेस मैनी फोल्ड. और हम ये भी विश्वास करते हैं जो हमारी फाउंडेशन है वो ये है वी कोलैबोरेट ओवर कंपटीशन. नाउ टॉकिंग अबाउट विकी यूपीएचआर, वुमेन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी and it collaborates with the private sector as well as government bodies to empower each and every woman of every sector. आज का टॉपिक हमारा है वुमेन सेफ्टी और आप सब की फरमाइश में आज हम जिनके साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं वे हैं एक अपने में बहुत बड़ी मिसाल है और देश के रखवाले हैं. कानून उन्हें बहुत प्यारा है. डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा. आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार जी. गुड मॉर्निंग मैडम और सभी जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार. थैंक यू. सो मिस्टर मिश्रा कानपुर को बिलोंग करते हैं. अपने सरल, सोबर, सिंपल एंड स्पिरिचुअल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, बट साथ में ही बड़े बड़े अपराधी इनका नाम सुनकर थर थर कांपते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि जहां भी इनकी पोस्टिंग होती है वहां से अपराध छू मंतर हो जाता है. सो आइए आज हम बात करेंगे मिश्रा जी से. इनके पास बहुत सारे अवार्ड्स हैं. प्रेसिडेंट मेडल इन्हें 2 बार मिला है, एक बार मेरिटोरियस सर्विस के लिए और एक बार गैलेंट्री के लिए. और हम बीच बीच में आपको इनके बारे में बताते जाएंगे. इनके पास 100 से अधिक अवार्ड्स हैं, कमेंडेशंस हैं, साइटेशंस हैं. सो आजकल ये वाराणसी में पोस्टेड हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत मिस्टर मिश्रा के साथ. सो मिस्टर मिश्रा, क्या स्टार्ट कर सकते हैं अब हम? हाँ जी मैडम, बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं. बिल्कुल आप इसको शुरू करिए. और चूंकि कोविड काल है और जैसा कि हम सब जानते हैं इस वक्त संक्रमण का समय चल रहा है, तो अब चूंकि इस कमरे में मैं ऑल अलोन हूँ, कोई नहीं है, तो मैं इस मास्क को हटा रहा हूँ जिससे हमारा कम्युनिकेशन, संवाद और अच्छा हो सके. बिल्कुल हम सभी ये फॉलो कर रहे हैं. मैं भी इस रूम में अकेले ही अभी इस समय शो कर रही हूँ ये. सो थैंक यू सो मच. सो राजीव जी, मित्र पुलिस का कॉन्सेप्ट है और शायद मैं एक फौजी हूँ तो मेरे लिए तो पुलिस हमेशा से ही मित्र रही है. पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं और बाकी वुमेन गर्ल्स हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो पुलिस के नाम से काफी कतराती हैं और पुलिस के पास उन्हें ये लगता है कि अगर जाएंगे झमेला हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, पुलिस घर पे आएगी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ख्याल उनके मन में आते रहते हैं. ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मित्र पुलिस का कंसेप्ट है ये समय के साथ साथ परिवर्तित हुआ है. जैसा कि आप जानते हैं कि पहले बहुत सारी जो पुलिस की एक निगेटिव इमेज थी जनता में, जैसा आपने कहा कि लोग पुलिस के पास जाने से अभी भी डरते हैं, कतराते हैं, महिलाएं पुलिस थाने में नहीं जाना चाहती हैं. इन सारी चीज़ों को जो समय के साथ हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश लिगेसी चली आई और उसके कारण पुलिस का जो चेहरा था और वो एक आतताई पुलिस, टॉर्चरस पुलिस के रूप में पुलिस की छवि थी. और ब्रिटिश पीरियड में आपको पता है कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते थे वो ब्रिटिश ओरिजिन के होते थे. तो पुलिस का काम एक पनिशमेंट और दंडात्मक कार्रवाई के रूप में था. समय के साथ साथ लोगों में जागरूकता आई, अवेयरनेस आई, शिक्षा का विस्तार हुआ. तो लोग धीरे धीरे, अब हमने और हमारे जो विभाग के मुखिया हैं, सभी लोगों ने उन चीज़ों की आवश्यकता महसूस करते हुए एक मित्र पुलिस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे सामने आया. एक अभिनव प्रयास था, एक इनिशिएटिव था, जिससे कि लोग, जब जो लोग का मतलब आम जन से है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, जब वो पुलिस के पास उनको आना हो तो किसी प्रकार का हेसिटेशन, मन में कोई हिचकिचाहट, मन में कोई डर, मन में कोई
आशंका उनके मन में ना हो, इसलिए ये एक फ्रेंडली पुलिस, मित्र पुलिस का कॉन्सेप्ट आया। और आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ चीजों में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज नहीं होता, इट टेक्स इट्स टाइम। तो समय के साथ साथ चीजों में एक अच्छा, एक पॉजिटिव चेंज हम लोगों को दिख रहा है। इसी में मैं एक बात और जोड़ दूं कि देखिए, पहले की पुलिस और अब की पुलिस में इतना एक बहुत मौलिक अंतर आ गया। जैसे कि कभी जो कंप्लेनेंट होता था, जो विक्टिम हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो अपनी शिकायत लेके उसको थाने पे जाना पड़ता था। तो एक अब क्या है कि अब आप एक कॉल करिए, एक मैसेज करिए, एक मेल करिए, एक ट्वीट करिए और पुलिस आपके पास आती है। माने पहले जो जो सामान्य कहावत है कि कुआं प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, लेकिन अब परिवर्तन है, अब वो स्थिति नहीं है। अब आप कॉल करिए, और अच्छा भी है, पॉजिटिव चेंज है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे, सोसाइटी अप्रिशिएट कर रही है कि आपकी कॉल पे पुलिस प्रतिक्रिया करती है, रिस्पॉन्ड करती है, तुरंत आपके पास आती है। और वो भी एक मिनिमम न्यूनतम समय में। एक प्रयास सबका यही होता है कि जो हमारा प्रतिक्रिया का समय है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो बहुत अच्छा हो, जिससे कि हम किसी भी विक्टिम को किसी भी इमरजेंसी में, एसओएस में, आपदा काल में, विपत्ति के समय हम उसकी मदद कर सकें, जिसका दायित्व तो हम लोगों के ऊपर है, जो हमारी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो इस प्रकार मैं कहना चाह रहा था कि ये जो मित्र पुलिस का कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी पुलिसकर्मी हैं वो आम जन के बीच से हैं, उसी समाज से हैं। ये है कि दायित्व तो परिवर्तित कर दिया गया है कि भाई आपको एक ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको एक पुलिसकर्मी के रूप में, पुलिस ऑफिसर के रूप में बिहेव करना है, और उसके साथ साथ कुछ उस पर नियम और कानून का पालन करना है और कराना है। तो ये एक मित्र पुलिस का पॉजिटिव चेंज है जो कि हम लोग देख रहे हैं, और प्रयास भी है कि हम इसको एक अच्छे मुकाम तक ले जाएं, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ों को भी हम लोग जोड़ते हैं। जैसे जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, लगभग आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक बहुत बड़ा पुलिस बल है। लगभग 2,30,000 से प्लस हमारे पास पुलिसकर्मी, पुलिस ऑफिसर्स हैं सारे। तो उनको हम लोग सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। जो बिहेवियर की बात जैसे आपके प्रश्न के साथ साथ छिपी हुई थी कि लोग कतराते हैं, डरते हैं, उनको ये लगता है कि कहीं कोई पुलिसकर्मी जब हम पुलिस थाने पे जाएं या शिकायत देके जाएं वो मिसबिहेव ना करे। कोई प्रॉब्लम तो सुनना अपनी जगह है, कहीं उसके साथ पहले उसको मन में आशंका होती है। तो उसके लिए लगातार हम लोग उनको सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आचरण, व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों को बहुत फोकस करते हैं कि भाई ये आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, जिससे पुलिस की छवि जो ब्रिटिश पीरियड से एक आतताई पुलिस होने के कारण एक नेगेटिव चली आ रही थी, उसको हम धीरे धीरे सुधार के रूप में ले जाएं। और एक चीज साथ में और जोड़ दूं थोड़ा सा, वो ये है कि जब देखिए, जब एक परवरिश होती है, बच्चे की परवरिश होती है और छोटी समस्याएं भी आती हैं। अब चूंकि बहुत सारे महिला सुरक्षा से जुड़ा है, तो बहुत बार महिलाओं के सामने ये समस्या घर में आती है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया स्वरूप कह देते हैं कि भाई दूध पियो नहीं तो पुलिस को पकड़वा देंगे, पुलिस से पकड़वा देंगे, पुलिस आ जाएगी। तो ये भी एक कारण होता है कि वो जो बच्चा है, चाइल्ड है, उसका मस्तिष्क बहुत कोमल होता है, उसके मन मस्तिष्क में पुलिस के प्रति एक छवि बैठ जाती है कि पुलिस ऐसी चीजें जो पकड़ लेती है। तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब मैंने इंगित किया कि इस कारण बहुत सारी, लेकिन समय के साथ चीजें परिवर्तित हुई हैं और एक पॉजिटिव चेंज हमको समाज में देखने को मिल रहा है। हाँ जी जी, बिल्कुल। मुझे लगता है आपके इस आंसर के बाद परसेंटेज जो लोगों की पुलिस पे जो विश्वास करते हैं उनकी और बढ़ जाएगी। और बिल्कुल इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स पे जिसमें कह रहे हैं कि मित्र पुलिस इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे मुझे लगता है काफी अच्छी अवेयरनेस लोगों में आएगी और इसी तरह हम और ज्यादा पुलिस पर विश्वास करेंगे। हाँ जी बिल्कुल मैडम। इसी में मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि एक फ्रेंडली पुलिस और एक पुलिस मित्र पुलिस और पुलिस मित्र में थोड़ा सा अंतर है कि जो हम लोग भी पुलिस मित्र बनाते हैं, वो लोग जिनका की गुड कैरेक्टर, गुड बिहेवियर और उनका कॉन्डक्ट और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, उनको हम एज ए पुलिस मित्र अपॉइंट्स करते हैं, जो कि विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में हम लोगों के बीच में, हम लोगों के साथ जुड़कर, हमसे पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़कर और समाज से जुड़कर एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल। और ये भी आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे से बताया कि पुलिस वाले भी कौन है, जनता में से तो है, हम ही लोग फौजी बनते हैं, हम ही पुलिस वाले बनते हैं, बस दायित्व चेंज हो जाता है। बहुत बढ़िया।
हाँ जी। जी जी सो एज जी आज का टॉपिक हमारा वुमेन सेफ्टी पे है, सो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे जो है वो वुमेन स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस पे है, WPS पे, महिला पुलिस थाना जिसे कहते हैं। सो पहला महिला पुलिस थाना 1973 में इनॉग्रेट किया था, उस समय प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने, केरला में। और उसके बाद से ये देखा गया, आज की डेट में हमारे पास 479 महिला थाने हैं। और जब से महिला थाने बने हैं, तब से आज तक सर्वे और आपके रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि 21% ज्यादा वुमेन ने कंप्लेन करनी शुरू कर दी है। आई मीन अब ये अच्छा हो गया है कि लोग पुलिस के पास जा रहे हैं। सो इसी बारे में मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूंगी कि 479 बहुत छोटा फिगर है इतने बड़े देश के लिए हमारे। तो इसको बढ़ाने के लिए पुलिस अपनी तरफ से क्या कदम ले रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या आप अपने आप को गेयर अप कर रहे हैं? क्या ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है वुमेन स्टाफ का? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे मैक्सिमम वुमेन स्टाफ होती है, सो दैट वुमेन इजिली जो विक्टिम होती है वो जाके रिलेट कर सके और अपनी बात अच्छे से पुलिस के सामने रख सकें। सो ये महिला थाने किस तरह काम करता है? ये दो सवाल आपसे मेरे हैं। जी, जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हर जनपद में एक महिला पुलिस स्टेशन है। तो हर उस महिला पुलिस थाने में जो जितनी भी महिला जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सारे सारे के सारे कर्मी महिला पुलिस में से ही लेडी ऑफिसर्स रहते हैं, जिससे कि कोई कंप्लेनेंट, कोई विक्टिम जब जाए तो उसको किसी प्रकार का अपने हेसिटेशन ना फील हो, वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को, उसके साथ अपने साथ घटित अपराधों को एक फ्रीली शेयर कर सके, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में वो अपनी समस्याओं को महिला ऑफिसर के साथ शेयर कर सके। देखिए, ये जैसे जैसे पॉपुलेशन का विस्तार हुआ है, हम लोग एक विकासशील देश हैं, चीजों का विस्तार हो रहा है, पुलिस स्टेशन का लगातार सृजन हो रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस के 1463 पुलिस स्टेशन थे, जो कि अब बढ़कर जो है 1535 की संख्या हमारे टोटल पुलिस स्टेशन की हो गई है। अभी 15 दिन पहले ही डिस्ट्रिक्ट देवरिया है, वहां पर 2 नए पुलिस स्टेशन क्रिएट किए गए हैं और लगातार ये एक विस्तार जो है वो चलता चला जा रहा है। और निश्चित तौर पे इससे लोगों को, महिलाओं को और बालिकाओं को अपनी समस्याओं को शेयर करने में एक सुविधा होगी और वो एक अच्छे वातावरण में अपनी समस्याओं को संबंधित लेडी पुलिस ऑफिसर्स के साथ शेयर कर सकेंगी। इसी में मैं एक चीज और जोड़ दूं कि जो महिला पुलिस स्टेशन हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि बहुत सारे रूरल एरियाज के लोग महिला थाने में जब नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनकी साथ घटित अपराधों की रिपोर्टिंग संबंधित थाने में, जहां जिस क्षेत्र की वो निवासी हैं, वहां पर वो अपनी कंप्लेंट दे देते हैं। और कंप्लेंट दर्ज होने के बाद अगर वो महिला संबंधी अपराध है तो उसको ट्रांसफर महिला थाने में कर दिया जाता है। और जो आईओ है, वो लेडी ऑफिसर होगी या जो भी उनके साथ काउंसलिंग का काम है, उनको गाइड करना है, लीगल एड देनी है, मेडिकल असिस्टेंस देनी है, वो सारी लेडी ऑफिसर्स के द्वारा उस विक्टिम को, उस पीड़ित को या उस शिकायतकर्ता को दी जाती है। इसमें एक चीज और मैं कोट करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले वर्ष ही एक अभिनव प्रयास किया, जिसके तहत जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, माने 1535 पुलिस स्टेशन पे एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना सुनिश्चित कराई। और ये प्रोग्राम इनिशियली एक हफ्ते में बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम किए गए, जिससे लोग जुड़े, बहुत सारे जो एनजीओज हैं उनको जोड़ा गया, लगातार अवेयरनेस ड्राइव्स चली, जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको इन्वॉल्व किया गया। वहां पर जाके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, महिला पुरुष ऑफिसर्स हैं, सब लोगों ने जाके एक ज्वाइंट एफर्ट्स किए और एक बहुत अच्छा उसका सकारात्मक परिणाम भी आया। और उसमें इन चीजों को फोकस किया गया कि महिला सुरक्षा, और उसके बाद महिला सम्मान, और फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है स्वावलंबन। इन तीनों चीजों को एक साथ लेके जो मिशन नारी शक्ति जिसको नाम दिया गया, ये हमारा कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। और इसी के तहत सारे पुलिस स्टेशन में एक महिला हेल्प डेस्क है। महिला हेल्प डेस्क का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है कि किसी भी थाने में यद्यपि और सारे पुलिसकर्मी होंगे, लेकिन महिला हेल्प डेस्क पे लेडी पुलिस ऑफिसर्स अवेलेबल रहती हैं। तो कोई भी पीड़ित सीधे जाके उसी डेस्क पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को, कि महिला थाना दूर हो सकता है लेकिन ये संबंधित पुलिस थाने में ये महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से अपनी समस्याओं को रख सकती है। और इसका प्रयास होता है कि हम उनकी समस्याओं को का त्वरित निस्तारण करें। जी।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी कि महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क जो है वहां पे एक महिला ही ऑफिसर होती है। तो अब आई थिंक ये हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे कि आप घबराइए मत, अगर आपको जाना है आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए, आप महिला हेल्प डेस्क में जाइए, अपने कंप्लेंट को लॉन्च कीजिए। सो थैंक यू राजीव जी, बहुत ही अच्छे से आपने आंसर किया और हमारे सच में अवेयरनेस आज काफी बढ़ गई इसके वजह से। राजीव जी, मेरा तीसरा सवाल है, हम कुछ लॉज के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जैसे वुमेन सेफ्टी पे बहुत सारे लॉज बने हैं, डॉरी प्रोविजन लॉ है, एक इमोरल ट्रैफिकिंग का भी एक लॉ बना हुआ है, इमोरल ट्रैफिक प्रोटेक्शन लॉ, पॉश का एक लॉ होता है, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सो इतने सारे लॉज हैं, बट आई थिंक अगर देखा जाए तो इंडियन वुमेन आर नॉट मच अवेयर अबाउट दीज ऑल लॉज। तो इनकी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए, या कोई ऐसे लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी महिलाओं को बताना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है अवेयरनेस, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जब तक जागरूक नहीं होंगे कि हमारे क्या अधिकार हैं, हम कर्तव्यों की बात इस फोरम पे नहीं कर रहे, क्योंकि इस वक्त हमारा विषय है महिला सुरक्षा। तो हमारे अधिकार क्या है, इनको हमको जानना आवश्यक है कि हम किन किन विभिन्न अधिनियम है, विभिन्न एक्ट हैं, आईपीसी है, और किन के माध्यम से हम कभी कोई किसी घटना के दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तो हम किस प्रकार से उनकी रेमेडी सीख कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एक अनैतिक देह व्यापार अधिनियम है, इसमें एक महत्वपूर्ण है घरेलू हिंसा अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए, दो चीजें हैं। डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं इस प्रकार की घटनाएं जो घरों में परिवारों में होती है उनका शिकार हो जाती है। तो उसके लिए एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार से, अगर हम किसी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रहे हैं, तो किस प्रकार से हम एक उसकी रेमेडी, उपचार किस प्रकार से सीख कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उस परेशानी से बच सकते हैं। इसमें मैं ये आपको आपके माध्यम से सभी लोगों को शेयर करना चाहूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस में दो तरीके हैं। एक तो आपको लगातार एक कंसिस्टेंट लगातार आपका हैरेसमेंट या इस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, और एक है एसओएस की स्थिति। एसओएस में आपको इमीडिएट आपको हेल्प की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप जो है वो 112 के माध्यम से, जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है उत्तर प्रदेश पुलिस की, 112 के माध्यम से आप इमीडिएटली हेल्प सीख कर सकते हैं। 112 का एक ऐप भी है, जो कि आप एक पर डायलिंग करिए और 112 का ऐप भी आप अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। 112 का जब फोन आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको इमीडिएटली ऑप्शंस भी शो हो जाते हैं कि भाई ये पुलिस केस है, या मेडिकल केस है, या फायर का केस है, या अदर किसी प्रकार की अन्य श्रेणी में ये आता है। 4 कॉलम में वो डिस्प्ले होता है। जैसे ही आप बटन टच करेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि 112 का मैंने भी ऐप डाउनलोड नहीं किया था, लेकिन आपके इस वेबिनार से पहले मैंने उसको चेक करने के लिए मैंने डाउनलोड किया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूं कि कितना अच्छे ढंग से, हाउ प्रॉपर्ली इट वर्क्स। 112 का मैंने जैसे ऐप डाउनलोड किया और टेस्टिंग होती कि 112 के बाद हमको केवल 4 बॉक्सेस दिखाई दिए, जिसमें मेडिकल और आपकी इमरजेंसी, दूसरा है आपका ये अदर वाले में। जैसे ही मैंने एक फायर और अदर्स, तो मैंने अदर्स में देखा कि शायद वुमेन सेफ्टी का अलग हो, तो अदर्स का जैसे मैंने बटन प्रेस किया तो मेरे पास इमीडिएटली विद इन 9 सेकंड 2 कॉल्स लैंड हुई। एक तो पहले लखनऊ से आई कि आपने कंप्लेंट की है, तो मैंने बताया कि नहीं, मैंने इसको डाउनलोड किया है, इस ऐप को डाउनलोड किया है और कोई कंप्लेंट नहीं है। उसके बाद सेकेंडली जब एक पीआरवी की, पुलिस रिस्पांस व्हीकल की कॉल मेरे फोन पे आ गई कि साहब जो है आप क्या समस्या है, कहाँ आना है। तो इतना क्विक रिस्पांस, विद इन 2 मिनट्स 2 कॉल आना और तुरंत ये रिस्पॉन्ड करना कि मैं फलाना ऑफिसर बोल रहा हूँ और आपको क्या परेशानी है, कहाँ आपको आना है। तो बहुत ही अच्छा ऐप है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म है उत्तर प्रदेश पुलिस का कि आपको क्विक असिस्टेंस आपको इसके माध्यम से मिल सकती है। इसका नाम दोबारा बता दीजिए, दर्शक पूछ रहे हैं इस ऐप का नाम। ये 112 ही है। 112 आप डाल के इस ऐप को कर लेंगे तो फोन पे ये जी। तो ये इमरजेंसी एसओएस ऐप है। ये बहुत ही इफेक्टिव ऐप है और तुरंत जो हमारी पीआरवीज है, पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स हैं, ये रिएक्ट करती है और आपको जो आपकी डिजायर्ड मदद है वो नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार वो आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो एक तो ये 112 की बात हो गई। इसके बाद मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर देता हूँ
कि वुमेन पावर हेल्पलाइन, वुमेन पावर लाइन जो है 1090 जी जी, बहुत ही इफेक्टिव हेल्पलाइन है। और ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संचालित होती है। 1090 को जो हमारी एक लेडी, सीनियर लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो ही इसको हेड कर रही हैं। एडिशनल डीजी लेवल की ऑफिसर्स हैं। बहुत ही उसको बहुत अच्छे ढंग से, सेंसिटिव ढंग से इस 1090 को उनके द्वारा देखा जा रहा है। इसमें 1090 डायल करके आप इमीडिएटली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। आपको इस 1090 का फायदा यही है, 112 का फायदा यही है कि आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। जो अगर आपके मन में कोई फियर साइकोसिस जो चली आ रही है ब्रिटिश लेगेसी या अदर रीजंस की वजह से, वो आपका यहाँ पर वो इशू सबसाइड हो जाता है। तो आपने कॉल की, आपको तुरंत प्रतिक्रिया स्वरूप 1090 से 112 से कॉल्स आती है। 1090 के साथ एक ये है कि चूंकि ये वुमेन पावर लाइन है, तो जो कॉल है वो भी लेडी ऑफिसर द्वारा ही इसको रिसीव किया जाता है। तो 1090 में आप जो है विदाउट हेसिटेशन अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्टॉकिंग की है, कोई चेस कर रहा है, कोई आपको कमेंट कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, मतलब इस तरह की जो भी या कोई घटना है, या स्कूल कॉलेज जाते समय उनको लगता है कि यहाँ पर टेफ टीजिंग का है, या जो भी वुमेन्स रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उससे संबंधित घटनाओं को 1090 के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1090 आपका उसका फीडबैक का सिस्टम भी है कि आपकी प्रॉब्लम किस प्रकार की है, कितनी प्रॉब्लम आपकी दूर हुई। जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होता है। और ऐसा लगता है कि अगर 1090 में बहुत जो कंप्लेंट है बड़ा ग्रीवियस नेचर की है, तो वो फिर एफआईआर में कंसर्न पुलिस स्टेशन को एफआईआर और फर्दर लीगल एक्शन के लिए रेफर कर दी जाती है। तो ये 1090 और 1090 के साथ मैं एक चीज और ऐड कर दूं। जी मैडम, वो व्हाट्सएप नंबर भी 1090 का है, वो 9454401090। जो पुलिस की जो सीयूजी सीरीज है, मैं 94 54 40 10 90, तो इस पर भी आप व्हाट्सएप करके भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और उसकी रेमेडी सीख कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को निस्तारित करा सकते हैं। इसी तरह 1090 जी जी मैम, हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। जी ठीक है मैम, ये 1090 और 112 की बात मैंने दोनों आपसे शेयर की है। जी तो मिस्टर राजीव, आपने तो मेरे दूसरे सवाल का भी उत्तर दे दिया। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो डोमेस्टिक वायलेंस पे ही था। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि क्या क्या हेल्पलाइन नंबर्स हैं और क्या कोई ऐप है। इसका जवाब भी आपने मुझे दे दिया। आप कह रहे थे कि काउंसलिंग और मेडिकल एड अगर चाहिए वो भी इन्हें महिलाओं को इमीडिएटली प्रोवाइड की जाती है। सो यही मेरा सवाल है आपसे कि किस तरह सपोर्ट करते हैं आपका डिपार्टमेंट। और कई बार ये देखा गया है कि जरूरी होता है कि हम उस महिला का कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखें, क्योंकि वो डरती हैं कि किसी और को ना पता चल जाए, जो हम मित्र पुलिस की बात कर रहे हैं। सो इसको किस तरह से मेंटेन करती है आपका डिपार्टमेंट? हाँ बिल्कुल ठीक है मैडम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न बहुत ही जेन्युइन प्रश्न है कि एक गोपनीयता कितनी महत्वपूर्ण है। तो जो 1090 की बात मैंने की, इसमें 1090 में भी पूरी गोपनीयता बरती जाती है। जो जब एक्शन पार्ट भी आता है, तो जो सेकंड डेस्क पे जब ऑफेंडर से पुलिसकर्मी, पुलिस ऑफिसर्स कांटेक्ट करते हैं, तो भी विक्टिम का नाम जो है वो दूसरे फोरम पे, दूसरे डेस्क पे नहीं शेयर किया जाता है। तो 1090 के साथ इस तरह की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं। उसी प्रकार जो है वो एक चीज जो मैं आपने हेल्पलाइन की बात की थी, वो उसी कंटिन्यूएशन में छूट रही थी। डोमेस्टिक वायलेंस के साथ मैं एक जो एक्ट है उसमें ये प्रावधान किए गए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में आपको अगर वो रेमेडी सीख करनी है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स आइडेंटिफाइड हैं। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्टिंग के लिए 181 एक हेल्पलाइन है। 181 हेल्पलाइन के माध्यम से आप जो महिला एवं बाल कल्याण विकास के द्वारा संचालित होती है, महिला एवं बाल कल्याण विकास में के सबऑर्डिनेशन में डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर्स होते हैं, जिला प्रोबेशन अधिकारी जिनको कहते हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को अपने यहाँ लेने के बाद उसको किस प्रकार से लीगल एड देके, काउंसलिंग करके उसको कंसर्न कोर्ट तक ले जाने का काम करते हैं।
तो 181 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में जरूरत पड़ने पर प्रयोग की जा सकती है। और जैसे गोपनीयता की बात है तो वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी बहुत बार हम लोग पुलिस स्टेशन पे भी काउंसलिंग का काम करते हैं तो उसमें दोनों पक्षों को बुला के, बहुत बार कभी कभी छोटे छोटे बातों को लेके परिवारों में विवाद हो जाता है, तो पहला प्रयास यही होता है कि अगर काउंसलिंग के माध्यम से अगर ये विवाद हल हो सकता हो और किसी अपराध के श्रेणी में, गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा हो, तो समझा कर उसको हम प्रयास करते हैं कि परिवार का विखंडन ना हो, परिवार जुड़े रहे। तो कभी कभी सहमत के आधार पे, जी, कभी कभी सहमत के आधार पे कि भाई आपको, हमने हस्बैंड वाइफ के बीच में वार्तालाप हुई, संवाद हुआ, उनके गार्जियंस को बुलाया गया, एक कमिटमेंट हुआ, पेपर वर्क हुआ, और उसके बाद कभी कभी उनकी सहमत के आधार पे हम लोग अखबारों में दे देते हैं कि भाई ये इन जोड़ों को मिलवाया गया। तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में, उस सोसाइटी में जाता है कि लोग, कभी किसी की प्रॉब्लम होती है तो देखते हैं कि हाँ भाई इस प्रकार का काम पुलिस ने किया है, तो हम भी उसे अपनी समस्या को जाएं थाने पे रखें और हो सकता है हमारी समस्या भी सुलझ जाए। तो वो कंसेंट बेस्ड पेपर्स में कभी कभी हम लोग खबरें या वो इस प्रकार की चीजें प्रसारित करते हैं। अन्यथा परेशानी और समस्या और विवाद को लेके या किसी घटना का शिकार होने पे गोपनीयता पूरी तरह से बरती जाती है। जी, तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो अभी जो भी इतने कंसर्न वुमेन है जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, और बाद में भी इसका हम टेलीकास्ट अपलोड करेंगे फेसबुक में, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए पुलिस की तो आप प्लीज हेल्प लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना। पहले तो मैं दर्शकों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें सेशन बहुत पसंद आ रहा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और मित्र पुलिस का कॉन्सेप्ट उन्हें आज पता चला है, और वो ये कह रहे हैं कि कोरोना टाइम पे तो मित्र पुलिस की और ज्यादा इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच मिस्टर राजीव। अब मैं दर्शकों को मिस्टर राजीव के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि उनके पास जो गैलेंट्री अवार्ड है, जो प्रेसिडेंट मेडल है, उसके पीछे की कहानी। 2005 में जब अयोध्या में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और वहां 5 आतंकवादी मंदिर में घुस गए थे, तो एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ। सुबह सुबह की बात है ये। पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था। जब मिस्टर राजीव को ये पता चला कि ये ऑपरेशन की खबर उनके कानों तक जैसी आई, शायद उस समय सुबह सुबह का टाइम था, तो उनका जो सहायक था उसकी कार्बाइन, रिवॉल्वर शायद वो उनके पास थी, उसको ही लेकर वो सीधे अयोध्या के परिसर में भागे, और वहां एक घमासान, जिसे हम चाहे आप युद्ध बोलिए, एनकाउंटर बोलिए, वो हुआ जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा एक भी सिपाही घायल तक नहीं हुआ। इसके लिए, इस बहादुरी के लिए वुमेन विद विंग्स एंड विकी यूपीएचआर आपको सैल्यूट करता है सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत साहस की बात है, और आई थिंक इंडिया नीड मोर ऑफिसर्स लाइक यू सर। So this is really a proud moment for all of us, and I think अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी। तो वैसे एक्चुअली मैं आपसे जानना चाहूंगी, इट इज नॉट रिलेटेड टू वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ऐसे ही कभी कोई और इंसिडेंट्स, क्योंकि आपने कोल माफिया में कितना, मैंने आपके बारे में काफी रिसर्च किया है, इतने सारे अपराधों को खत्म किया है, तो ऐसी कभी सिचुएशन आती है जहां बहुत स्ट्रेसफुल होती है, बट आपने इसको कूल माइंड होके, और मैंने एक चीज और देखी, एज अ गुड लीडर यू ऑलवेज गिव द क्रेडिट टू योर टीम मेंबर्स। जब आपसे पूछते हैं आप बोलते हैं कि मेरे टीम का सहयोग है। एज अ लीडर, यस आई डू अंडरस्टैंड, बट कैसे आप अपनी टीम को लीड करते हैं ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, धन्यवाद मैम, आपने जो बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए मैं हृदय से आपका और सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूं। जो 5 जुलाई 2005 वाला एक बहुत बड़ी घटना थी, और जब इन्फॉर्मेशन आई तो हम पहुंचे वहां पर। जब पहुंचे तो सीआरपीएफ के साथ वो मुठभेड़ हुई। वो ऐसा समय था कि कितनी क्रॉस फायरिंग हो रही थी और लगभग 45 मिनट तक गोलियों का आदान प्रदान हुआ। केवल आवाज, गोलियों की आवाज ही पूरे उस वातावरण में गूंज रही थी। वो एक ऐसा समय था कि मतलब किसी को पता नहीं था कि कितने आतंकवादी हैं, कितने टेररिस्ट हैं। और ये तो बाद में जब कॉम्बिंग हुई, जब गोलियों की आवाजें बंद हो गई, उसके बाद जब एक इंटेंसिव कॉम्बिंग की गई, सारी एरिया को छाना गया, तब पता लगा कि इसमें 5 टेररिस्ट थे। बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड थे। तो ये एक घटना थी। और इसके बाद जैसे आपने कहा कि और बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। एक
मैं कोट करना चाहूँगा, एक लाइव इनकाउंटर था नोएडा में, और उसमें एक हार्डेंड क्रिमिनल, एक माफिया बलराज भाटी जिसका नाम था, वो हॉट चेस में उसको मारा गया। सीसीटीवी कैमरेज में रिकॉर्ड हुआ, और बिल्कुल एकदम हॉट चेस थी। और वो इस प्रकार का क्रिमिनल था कि जो लगातार बस्ट फायर्स करता था। 50 पता चलता था कि 100 गोली, 150 गोली एट ए टाइम वो फायर करने की स्थिति में था। दोनों हाथों से फायरिंग करता था, दिल्ली से और हरियाणा से, उत्तर प्रदेश पुलिस से, सभी जगह से लंबे समय से वो वांछित चल रहा था। और ये भी देखिए कि जो आपने कहा ना, टीम के बिना काम नहीं होता, और उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लगभग हम लोगों की 3 साल की मेहनत थी। अच्छा, ये हाँ जी। 3 साल से हम लोगों ने क्या नहीं किया वाली बात थी, कि उसको 3 साल तक जो है वो लगातार ट्रैक किया गया, सर्विलांस की गई, इनपुट लिए गए, सारे जितने भी किसी हार्ड एंड क्रिमिनल को नैप करने के लिए जो उपक्रम होते हैं वो सारे उपक्रम किए गए, और लगातार एक परसिस्टेंट एफर्ट्स का ही रिजल्ट था, सारे टीम मेंबर्स का योगदान था कि हम लोग उस हार्ड एंड क्रिमिनल को एक एनकाउंटर में, डे लाइट एनकाउंटर में, हॉट चेज में गन डाउन करने में सफल रहे। तो इस प्रकार बहुत सारी एक्टिविटियां हैं, वो एक्टिविटीज है जो कि चलती रहती है। और निश्चित तौर पे ये इंडिविजुअल लीडरशिप अपनी जगह है, लेकिन टीम का कंट्रीब्यूशन वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और तभी आप किसी उद्देश्य को आप अपना प्राप्त कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला सर आपने। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विकी यूपीएचआर की तरफ से है। उन्होंने ये क्वेश्चन मुझे दिया आपसे पूछने के लिए। जो पॉश एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, सो हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर महिला होती हैं, और भी मेंबर्स होते हैं उसमें। तो अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो इस कमेटी को वो लोग करते हैं। कमेटी के पास 90 डेज का टाइम होता है। इसमें एक एक्सटर्नल मेंबर भी होती हैं जो कि कोई एनजीओ के होते, एनजीओ को बिलोंग करती हैं, जिन्होंने वुमेन से रिलेटेड कुछ अच्छा काम किया होता है। सो इसमें अगर न्याय ये नहीं दे पाते हैं, या जो विक्टिम होता है उसको लगता है कि नहीं मुझे ठीक से न्याय नहीं मिला है, तो वो सिविल कोर्ट में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं पहले। तो कभी क्या आपके पास इस तरह की कोई केस आया किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से? सो आप नाम कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, हमें नाम मत बताइए, बट किस तरह से अगर आया तो कैसे सॉल्व करती है पुलिस, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स और ये लोग डिफरेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में या डिफरेंट वर्किंग प्लेस पे जाके अपना योगदान देते हैं। तो इसमें जो ये एक्ट है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने बिहाफ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम को नॉमिनेट कर देते हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो जब ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कोशिश ये करती है कि सारे इश्यूज को एक नोटिस दे के, सम्मन करके, काउंसलिंग करके और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करती है, और उसके बाद बहुत बार इसमें एक कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पे भी कुछ फैसले आ जाते हैं। उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि ये एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया, या उस समझौते की स्थिति के बाहर का मामला है और इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सबमिट करती है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को विद इन 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज का टाइम है, वो उस पर उनको लीगल एक्शन करना होता है। तो उसमें बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि आईसीसी की रिपोर्ट्स के बाद एफआईआर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से वो कंप्लेंट जो है एफआईआर में दर्ज होती है, और जो ऑफेंडर है या जिसने जो उसका कल्प्रिट है उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शंस या डिफरेंट एक्ट्स जो है उनके अंतर्गत लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। तो ये इसकी एक प्रक्रिया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये एक्ट है, जो कि महिला सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट योगदान दे रहा है। और इसमें इंटरनल जो कंप्लेंट कमेटी है, इसमें ये भी है कि मोर देन 50 माने 50% से ज्यादा जो है उसमें कंपोनेंट जो है वो पुरुष सदस्य नहीं होगा, माने हेडेड बाय लेडी, महिला, किसी महिला द्वारा इसको हेड किया जाएगा, और अन्य जो भी मेंबर्स हैं वो भी किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होंगे। जी, राइट राइट। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी। सो ये हमारे लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन है कि अगर कंपनीज, कॉर्पोरेट में अगर आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आपको आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन
एक्चुअली गो टू द सिविल पुलिस ऑल्सो, एंड आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। रिटर्न में 60 डेज का टाइम होगा जिसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उन्हें टाइम दिया जाएगा। राइट, थैंक यू। राजीव जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसा आजकल एक नोटिफिकेशन आया है, लास्ट टू लास्ट में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि नाउ वुमेन एम्प्लॉय कैन ऑल्सो वर्क इन द नाइट शिफ्ट। सो कंपनीज तो अपने आप को गेयर अप कर रही हैं कि काफी कुछ बोल रहे हैं कि कंसेंट फॉर्म पहले भराएंगे, या एक वुमेन को अकेला ना बुला के बहुत सारी, मतलब वो टीम में ग्रुप में आए और आपको काम करे, कुछ कहते हैं क्रेच की फैसिलिटी चाहिए। सो एक्चुअली वो अपने आप को गेयर अप कर रहे हैं। क्या पुलिस भी अपने आप को तैयार कर रही है? क्या आप पीसीआर अपने व्हीकल्स बढ़ाएंगे, या फिर सर्विलेंस ज्यादा होगी अगर कंपनीज में वुमेन रात को भी काम करेंगी तो? सो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट कैसे अपने आप को तैयार कर रहा है? जी मैडम, ये अभी जो नया मॉडिफिकेशन है इसमें इस बात को परमिट किया जा रहा है कि नाइट शिफ्ट में महिलाएं और बालिकाएं जाके काम कर सकती हैं। तो इसमें जो हम लोग का पीआरवीज का डिप्लॉयमेंट होता है, जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स का, वो इसी हिसाब से क्लस्टर बेस्ड हम लोग उसको डिप्लॉय करते हैं कि किन जगहों पर किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं। डे टाइम में बहुत बार हम लोग जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, जहाँ पर पेट्रोल पंप है, कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, वहां पर उनका डिप्लॉयमेंट करते हैं। स्कूल कॉलेजेस के पास स्कूल के खुलने के समय पे, स्कूल के छूटने के समय पे उन पीआरवीज का डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये मॉडिफिकेशंस भी हम लोग कर रहे हैं कि कहाँ पर हमको इस पॉइंट को लेके कि नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम करने के लिए जहां पर जा रही हैं या जाना प्रस्तावित है, वहां पर हम पीआरवीज का डिप्लॉयमेंट करते हैं। और साथ ही साथ एम्प्लॉयर को भी ये इस बात के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम लोग मीटिंग्स करके सेंसिटाइज करते हैं कि भाई आपको कंसेंट, सबसे पहले जैसा आपने कहा कि कंसेंट चाहिए, उसके बाद उनका जो रास्ता है, आने जाने का रास्ता है, प्रॉपरली लाइट होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, पास में ही उनका वॉशरूम है या रिफ्रेशमेंट रूम्स है, जो भी हैं वो भी एकदम उनके पास में ही प्रॉक्सिमिटी पर हो वर्क प्लेस के, और आने जाने की रोशनी हो, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाए। ये सारी चीजें हैं। इन केस हम लोग इसको आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग मीटिंग करके ऐसे एम्प्लॉयर्स को जहां पर नाइट शिफ्ट में वो महिलाओं को आमंत्रित कर रहे हैं काम करने के लिए, उनको सेंसिटाइज भी करने का उपक्रम कर सकते हैं और करते भी हैं। जी, राइट राइट, थैंक यू राजीव जी। Now I think I would like to say, like, we all know every successful man has a woman behind him, but आपके बारे में कहते हैं राजीव जी, आपके पीछे 2 वुमेन सक्सेसफुल आपको बनाने के लिए खड़ी रही और खड़ी हैं आज भी। आपकी मदर मिसेस मनोरमा मिश्रा, जो खुद ही इतनी एम्पावर्ड, उस जमाने में मैं बोलूंगी थी 1960 में, डबल एमए और साहित्य रत्न रत्न की उपाधि लिए हुए, रामायण उन्हें पूरी याद रहती थी। और कहते हैं कि जब आपका करियर भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, पहले आपने लेक्चरशिप करी, आप लेक्चरर थे, देन पीसीएस, उसके बाद आप आईपीएस में आए। तो आईपीएस की जब कुर्सी आपका वेट कर रही थी और उसी समय आपके घर में इतने बड़ा हादसा हुआ, फादर की डेथ हुई और आप मुखाग्नि करके आए ही थे, तो आपने ये सबके सामने जब प्रश्न आपने जब अपना रखा कि क्या करूं मेरे को, मैं आईपीएस की चेयर मेरा वेट कर रही है, तो आपकी मदर ने आपको कहा कि आपको जरूर इसको ज्वाइन करना चाहिए। मतलब सच में इस प्लेटफॉर्म की तरफ से उनको सल्यूट है, और हम सबके लिए वो एक मिसाल है, मुझे लगता है इंस्पिरेशन है। इतना पढ़ाई की हुई 1960s, मतलब मैं जब रिसर्च कर रही थी उनके बारे में तो तब मुझे ये पता चला। सो उन्होंने आपको हमेशा ये भी कहा कि हर रोज एक नया और एक अच्छा काम करना। वो कहते हैं ना कि माँ का रोल, मतलब मदर इज अ सनशाइन फॉर अ चाइल्ड, आपके साथ वो रहा। और सिमिलरली दीपिका जी, जो आपकी अर्धांगिनी है, आपको इतना सपोर्ट करती हैं, खुद एक आध्यात्मिक लीडर हैं, हर चैनल पे उनके इतने अच्छे स्पीचेस आते हैं। सो वो आपको, आपका सपोर्ट वो तो आपको करते ही है, आप उन्हें किस तरह सपोर्ट करते हैं, और म्यूचुअल सपोर्ट के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। जी मैडम, जो जहाँ तक मेरी मदर का प्रश्न है, वो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि उनका साहित्यिक और धार्मिक अभिरुचि बहुत थी। वो महादेवी वर्मा जी की शिष्या रही हैं और शुरू से उनका एक धार्मिक मामलों के प्रति बहुत ही रुझान रहा है, बहुत ही रुचि रही है। बहुत सारे प्रसंग और संदर्भ वो और पात्रों के नाम, ऐसे महाभारत के, रामायण के पात्रों के नाम जिनको कि हम लोग कई दिन याद करने की कोशिश करें भी तब भी याद शायद ना हो, वो उनको एट द एज ऑफ 70+ में भी याद रहते थे और वो कोट करके बाकायदा बताती थी। उनकी सबसे बड़ी एक अच्छी चीज ये थी कि वो चीजों को
अध्यात्म के साथ और लॉजिक के साथ, मतलब किसी की कोई समस्या है बहुत सारी, जब उनकी इस खूबी का लोगों को पता चला तो आसपास के जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने मिलने जुलने वाले थे, वो आके उनसे समय समय पे सलाह लिया करते थे। तो उनका उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि वो दुविधा को समाप्त कर देती थी, कि मन में संशय कैसे खत्म हो, कि क्या करे, डूज और डोंट, भाई ये अच्छा है कि ये अच्छा है, कि ये कैसे करे, क्या करना चाहिए, इसको करना चाहिए कि इसको नहीं करना चाहिए। वो जजमेंट देने में पहले तो जो उनके पास आता था उसकी मनोभावना को भाप लेती थी और उसको अध्यात्म के साथ जोड़ देती थी, चाहे रामायण की किसी चौपाई के साथ या महाभारत के किसी प्रसंग के साथ जोड़ के बता देती थी कि ये इस काल में, इस समय में अर्जुन जी ने जो है वो क्या किया भगवान कृष्ण के कहने पे, या भगवान राम ने क्या किया, जिससे कि जो आदमी संशय में था उसको एक बल मिल जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता और आत्मबल। तो जागरूकता और आत्मबल दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो है वो इस एक अथोराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन के साथ, कोर्ट के साथ जब मिल जाता था तो उसका संशय दूर हो जाता था और वो प्रोसीड पूरे मनोयोग से प्रोसीड कर जाता है, तो निश्चित तौर पे उसको सफलता भी मिलती है, मन का शंका और संशय भी दूर हो जाता है। और जहां तक मेरी धर्मपत्नी दीपिका का प्रश्न है, वो भी उन्होंने भी जो है वो बहुत सारी चीजें, जो कि मैं अपनी माँ से धार्मिक अभिरुचि और जितना ज्ञान वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का, संस्कृति का मैं नहीं ले पाया, वो उन्होंने लिया। और एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि उन्होंने अपनी सास से लिया। जनरली ये मैं अभी महिलाओं बोलने ही वाली थी। हाँ जी, मैं अभी जी बोलने वाली थी कि दीपिका जी ना केवल एक अच्छी पत्नी है, बट एक बहुत अच्छी बहू भी है। जी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो एक जो सास बहू में एक पॉजिटिव संवाद हमेशा रहा, और उन चीजों को मुझसे ज्यादा उन्होंने सीखा। और बहुत बार जब पुलिस की हम लोगों की सेवाएं, बहुत बार स्थिति ऐसी होती है कि तनाव भी होता है, कभी लगता है कि ये ठीक हुआ, ये नहीं हुआ, और कभी कभी जो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रोफेशनल एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे समय में वो भी जो है वो स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है, पूरा ढांढस देना, चीजों को बिल्कुल समझाना, और वो एक बहुत ही हर फोरम पे वो सहयोग और मुझे मिलता रहा है, जिसके कारण जब एक आप घर से इस प्रकार का आपको सपोर्ट मिल जाता है तो निश्चित तौर पे आप अपना बेस्ट डिलीवर कर पाते हैं, फील्ड में भी आप अपना जो जनता की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि हम लोग की सेवाएं ऐसी हैं कि हमको लोगों के बीच परफॉर्म करना है, तो हम वो सेवाएं दे पाते हैं, एक अच्छे ढंग से दे पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजीव जी, अगला सवाल है मेरा। जैसे हम जानते हैं कि डिजिटाइजेशन की आज हम बात कर रहे हैं, इट्स अ बूम। आज हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एक एक साल से, जब से कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है। सो इट्स अ बूम, बट एट द सेम टाइम साइबर क्राइम काफी बढ़ रहे हैं। अगर इफ यू टॉक अबाउट वुमेन रिलेटेड सेफ्टी सिक्योरिटी, कितनी सारी वुमेन के अकाउंट्स को हैक करके फेसबुक में जो उनके अकाउंट्स की जगह बना के, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, ये ऐसी ना हो उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि डिजिटलाइजेशन का समय है और हर आदमी जो है वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से और इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड है। तो बहुत बार जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो लोगों की किसी प्रकार की चूक या लापरवाही या केयरलेसनेस की वजह से वो इस प्रकार का लाभ लेके उनके साथ घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जहां तक महिलाओं के साथ घटित अपराधों की बात है, तो इसमें एक स्टॉकिंग स्टॉकिंग एक जो क्राइम है, उसको सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर बहुत सारे लोग आपको अनावश्यक रूप से चेस करते हैं, कि आप की कोई पोस्ट है, चाहे फेसबुक पोस्ट हो, ट्विटर पर हो, या आपका इंस्टाग्राम हो, तो वहां पर वो अननेसेसरली अनवांटेड कमेंट्स करते हैं, फिल्थी कमेंट्स करते हैं, और इस प्रकार आपको लगातार हैरेस करते हैं, या आपके व्हाट्सएप पर्सनल चैट बॉक्स में जाके, मैसेंजर पे जाके आपको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस प्रकार स्टॉकिंग की बात आती है। एक दूसरा क्राइम जो साइबर से रिलेटेड है वो डिफेमेशन का है, कि आपकी फोटो को मॉर्फिंग कर दी और फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, या इस प्रकार के जो क्राइम्स हैं वो डिफेमेशन से रिलेटेड है। तो ये जो साइबर से रिलेटेड क्राइम्स हैं, इसमें बहुत ही सावधानी की जरूरत है। तो इसमें मैं दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। एक तो हम किस प्रकार से सावधानी बरत सकते हैं, और किस प्रकार से पुलिस इस पे रिएक्ट करती है। तो दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज मैं ये शेयर करना चाहूंगा सभी से, कि जो हमारा फेसबुक है, बहुत बार आप देखते हैं कि हमारा फेसबुक हैक कर लिया गया। तो दो चीजें, फेसबुक हैक करना और एक डमी प्रोफाइल बनाना, दोनों चीजें अलग अलग है।
कि आपका डमी प्रोफाइल बना लिया गया, माने एक समानांतर प्रोफाइल बन गया। आपका अपना प्रोफाइल तो चल रहा है, एक उसी से आपकी फोटो लगा के उन्होंने डमी प्रोफाइल जो है फ्रॉडस्टर्स ने क्रिएट कर लिया। तो हम पहले बात करते हैं कि जो हमारा जो ओरिजिनल प्रोफाइल है उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे सेफ रखें। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमको जो अपना पासवर्ड है, जो फेसबुक का जो आईडी और पासवर्ड है, उसको अच्छा अच्छा पासवर्ड रखें और मजबूत किस्म का रखें। तो कोशिश ये रहे कि हमारा जो पासवर्ड है वो कॉमन पासवर्ड ना हो कि डेट ऑफ बर्थ है, व्हीकल का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख लिया, फिर रिवर्स कर दिया, या इस तरह के पासवर्ड्स ना रखें। नॉर्मली लोग ऐसा तो करते हैं। हाँ जी 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 जी। तो एक अच्छा पासवर्ड, सिक्योर पासवर्ड रखें। और उसी में जब एक अच्छे पासवर्ड के बाद हम अल्फा न्यूमरिक पासवर्ड हो तो बहुत अच्छा है। अल्फा न्यूमरिक थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार आदत हो जाएगी तो अल्फा न्यूमरिक जो है वो आपको गार्ड करेगा आपके जेन्युइन फेसबुक प्रोफाइल में इंटर करने के लिए। फिर उसमें फेसबुक में एक ऑप्शन रहता है जो कॉर्नर पे 3 बटन्स होते हैं, उसमें सेटिंग्स में जाके हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी हो गया, पासवर्ड कभी आपने किसी को शेयर किया, वो आज फ्रेंड है, कल आपका उसमें अनफ्रेंड वाली लिस्ट में भी जा सकता है, या संबंध खराब हो सकते हैं, कोई भी मिसयूज कर सकता है। तो अगर किसी को पासवर्ड पता भी हो गया आपका, पहले तो अच्छा अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखें, किसी को शेयर ना करें। लेकिन कभी स्थिति में अगर वो किसी दूसरे को पता भी हो जाता है, अगर आपने उसके सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाके 2 वे ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट कर रखा है, तो आपका पासवर्ड जानने के बाद भी कोई भी आपके फेसबुक प्रोफाइल को हैक नहीं कर पाएगा। उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, और मोबाइल नंबर जब आप दे देंगे तो आपके पास उसका कंफर्मेशन आएगा कि somebody is trying to log in your account। तो आप उस वक्त उसको कैंसिल कर सकते हैं, और आप ओटीपी के माध्यम से आप अपना आप जेन्युइनली एक्सेस कर सकते हैं, और अनवांटेड एक्सेस रुक जाएगा। उसके बाद इसी में एक ऑप्शन और आता है कि एडवांस्ड ऑप्शन है कि आप एट द टाइम, ये कभी कोई स्थिति ऐसी हुई कि आपका सिम भी क्लोन हो गया और हैक हो गया, माने पासवर्ड हैक हुआ और आपका सिम क्लोन होने के बाद ओटीपी भी चला गया फ्रॉडस्टर के पास, तो उसमें एक ऑप्शन भी है वर्स्ट केस सिनेरियो, तो 3 to 5 पर्सन्स को आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस के हों, मित्र हो, परिवार के लोग हों। तो कभी कोई हैकिंग वाली स्थिति आएगी तो उनके पास एक यूआरएल और पासवर्ड जाएगा, आप उस यूआरएल और पासवर्ड को आपके पास वो शेयर करेंगे, आप अपने जेन्युइन अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे, जो कि जिसपे आप एक्टिविटी करना संभव नहीं हो पा रहा था, बंद हो गया था किसी के हैक करने की वजह से। तो आप दोबारा अपने प्रोफाइल में आप जा सकेंगे और उसको पासवर्ड, आप नया पासवर्ड चेंज कर लेंगे। तो ये तो एक फेसबुक में हैकिंग की बात हो गई। दूसरी बात आ जाती है डमी प्रोफाइल की, जो कि सामान्यतः सबके साथ एक बहुत बड़े लेवल पे ये हो रहा है कि आपकी फोटो जो है उन्होंने आपके जेन्युइन प्रोफाइल से फोटो आपने जो लगा रखी है उन फोटो को डाउनलोड किया, एक डमी प्रोफाइल बनाया, और डमी प्रोफाइल बना के जो आपकी फ्रेंड्स लिस्ट है उनको रिक्वेस्ट भेज दी, फिर मैसेंजर पे जाके उनसे चैटिंग की और पेटी अमाउंट्स में रिक्वेस्ट की कि भाई क्राइसिस है, 10,000 20,000 25,000 50,000 आप डाल दीजिए। और एक तरह से फिशिंग है, मान लीजिए आपने 500 लोगों को वो मैसेज डाला, 500 में 5 लोगों ने भी डाल दिया, तो फ्रॉडस्टर का काम हो गया, और वो जिसकी हार्ड अर्न मनी है उसने आपके कॉन्टेक्ट बेसिस पे वो अमाउंट उनके खातों में शेयर कर दिया। तो डमी प्रोफाइल वाले केसेस में आपको ये करना है कि फेसबुक में ही ये ऑप्शन है कि एक तो आप अपना जो फोटो है, जो प्रोफाइल फोटो है, उसको गार्ड कर सकते हैं। उसमें फोटो में गार्ड का ऑप्शन आता है, तो आप उसको सेटिंग्स में जाके गार्ड कर देंगे तो वो फोटो आपकी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे डमी प्रोफाइल बनाने के लिए, समानांतर प्रोफाइल बनाने के लिए। फिर सेकेंडली उसी में सिक्योरिटी एंड लॉगिन में एक एडवांस लॉगिन का ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट में 5 ऑप्शंस आते हैं कि भाई आपका हैक कर लिया है, आपके नाम से रिजेंबलेंस, आपके फोटो से मिलता हुआ कोई प्रोफाइल बना हुआ है। तो आप जब रिपोर्ट करते हैं तो फेसबुक उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर देता है। तो ये तो आपके सेल्फ लेवल पे आपने एक तो अवेयरनेस के माध्यम से कि आपने ऑथेंटिकेशन कर दिया, पिक्चर गार्ड लगा दिया, अपने जानने वालों को जोड़ दिया। तो ये तो हैकिंग और डमी प्रोफाइल फेसबुक की बात हो गई।
अब आता है कि आप कंप्लेंट कैसे करें, पुलिस को कंप्लेंट कैसे करें। तो उसके लिए ये है कि आप सबसे अच्छा ये है कि आप नेशनल पोर्टल, साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग पोर्टल बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा गवर्न होता है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आप एमएचए की साइट पे जाके साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग पोर्टल पे आप इसकी कंप्लेंट कर दें, इमीडिएटली एसएमएस के माध्यम से आपको कंप्लेंट नंबर और ये मिल जाता है। ये तो नेशनल लेवल पे हो गया। स्टेट लेवल पे भी साइबर क्राइम, वुमेन से रिलेटेड साइबर क्राइम, स्टॉकिंग हो गई, डिफेमेशन हो गया, व्योरिज्म हो गया या ट्रोलिंग हो गई, इस प्रकार के जो भी साइबर क्राइम्स हैं उनको प्रोटेक्शन उनसे भी लेने के लिए जो हमारी स्टेट में भी साइबर सिक्योरिटी सेल है, जो इसके अलावा हमारे 18 साइबर पुलिस स्टेशंस भी बनाए गए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पे उनके नंबर्स, उनकी ईमेल आईडी वो वहां पर भी उपलब्ध है। एक हेल्पलाइन नंबर भी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा चलाया जा रहा है, 15520। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि मैं गलत ना बोल दूं। दर्शकों के बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, मैं शिफाली को ही बोलूंगी उनको भी सबको सेव करके रख लें। हम जैसे ही खत्म करते हैं सेशन फिर हम उनके जवाब देंगे सबके। जी 1555260 1555260, राइट। ये डिस्प्ले कर देंगे शिफाली, आप इसको डिस्प्ले कर दीजिएगा। राइट। तो ये दोनों चीजों के लिए है, वुमन रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए भी है, साइबर बेस्ड वुमन रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए भी है और ऑनलाइन फ्रॉड के लिए भी है। लेकिन इसकी वर्किंग आवर्स 9 to 6 है, ये 24/7 नहीं है। 9 o'clock to 6 PM इन द इवनिंग। 15520 15520 इस पर भी आप जो है वो वुमेन्स रिलेटेड ऑफेंसेस की, वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस की आप स्पेसिफिक कंप्लेंट हेल्पलाइन पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे 18 साइबर पुलिस स्टेशन हैं वहां पर ही आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एक सिक्योरिटी से रिलेटेड और प्रश्न है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, ये ऑथेंटिकेशन और जो चीजें मैंने आपसे शेयर की उसको कर सकते हैं। कभी किसी ऐसे सिस्टम से जो कि आपका अननोन सिस्टम है, अगर उससे आप अपने किसी भी ईमेल या ईमेल अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे आप लॉगिन करते हैं तो उससे लॉग आउट जरूर करिए, जिससे कि कभी कोई दूसरा आदमी उसको मिसयूज ना कर पाए। तो इन छोटी छोटी सावधानियों को करके हम जो साइबर से रिलेटेड फ्रॉड्स हैं, साइबर से रिलेटेड क्राइम्स हैं, इनसे बच भी सकते हैं और इन हेल्पलाइन और ईमेल और इन थानों के माध्यम से कभी हम इनके शिकार हो जाते हैं तो हम रेमेडी भी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा है, मुझे लगता है लोग दर्शक काफी इसको एंजॉय कर रहे हैं और उनकी अवेयरनेस काफी बढ़ रही है आज। सो राजीव जी, अब आई थिंक प्रोफेशनल पार्ट आपका सब लोग जान गए हैं और नाउ दे वांट टू नो कमांडेंट साहब पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। सो सब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, जैसे सुबह की चाय कौन बनाता है? जी अब लॉकडाउन में तो वाइफ ने बनाया, लॉकडाउन पीरियड में। लेकिन अब जो पुलिस में क्या एक व्यवस्था है कि जो हमारे यहाँ कुक रहते हैं वही चाय बना के देते हैं। लेकिन लॉकडाउन पीरियड में जब हम लोगों ने सब चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट कर रखा था तो खाने से लेके चाय तक ये सारी चीज़ें वाइफ के द्वारा की जाती रही। अच्छा, और पर्सनल लाइफ में आप कैसे हैं, बच्चों के साथ कैसे हैं, ये जानना चाहते हैं लोग। जी तो देखिए बेसिकली क्या है कि हम लोगों का संयुक्त परिवार रहा है, तो वो सारी चीज़ें बच्चे भी हम लोग के साथ रहते हैं। कोशिश ये रहती है कि हम लोग इंटरेक्टिव रहें, छोटी छोटी चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं। कोशिश ये रहती है कि खाना साथ में बैठकर खाएं। रात में कोई ऐसा समय हो जब सब लोग एक बार आधे घंटे के लिए बैठ लें, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें करती रहती हैं। बेटा जो है वो उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस बार MBA किया हुआ है, बेटी मेडिकल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। तो इस प्रकार एक हम लोग संयुक्त परिवार में ही अपना इस प्रकार रहते हैं और चीज़ों को आपस में शेयर करते रहते हैं। जी, आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेस बस्टर में सबसे अच्छा यही होता है कि परिवार के साथ आपका समय जब बीत जाता है तो बहुत चीज़ें आपको हल्की हो जाती हैं।
इनिशियली बहुत सारी जब परेशानियां दिमाग में आती हैं या बहुत सारी कभी घटनाएं दुर्घटनाओं का आपको सामना करना पड़ता है, तो एक तनाव सा होता है। तो उसको उसके लिए जब आप वहां से जाएं तो उन चीजों को, मेरा प्रयास रहता है कि उन चीजों को, ऑफिशियल चीजों को फिर बाहर छोड़ते हुए जब घर में घुसे तो उन चीजों को भूल गए, उनको उनको डिस्कस नहीं किया घर में जाके, और वो समय आपस में बातचीत में एक दूसरे से शेयरिंग करके चीजों को हम लोग कर लेते हैं। और निश्चित तौर से ये काफी स्ट्रेस बस्टर का ही काम करता है। और बाकी एक शेड्यूल ये बना रखा है, कोशिश ये होती है कि खाना खाने के बाद, मॉर्निंग में तो नहीं हो पाता क्योंकि कुछ इस प्रकार की पुलिस में आते भी पड़ जाती है कि देर रात तक जागना, सुबह उठने में थोड़ा सा विलंब, तो उसके क्रम में हम लोग इवनिंग वॉक वाला कोशिश होता है कि 35 to 40 मिनट्स की एक वॉक जरूर हो जाए जिससे कि फिजिकल फिटनेस बनी रहे। वही अगला क्वेश्चन था मेरा आपसे, उसका भी आंसर आपने दे दिया। हाँ जी, बस एक लाइन में बताइए आपका लाइफ मंत्र क्या है? जी देखिए, अब इसको अगर एक लाइन में कहें तो संवाद, समन्वय और सहयोग। अगर आपका कम्युनिकेशन है बना रहे, संवाद बना रहे, अगर हम लोग की चूंकि हम लोग पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो जनता से संवाद बना रहे, समन्वय बना रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पुलिस के अलावा और डिपार्टमेंट्स का भी रोल आ जाता है, तो उससे हमारा समन्वय बना रहे और सहयोग की भावना रहेगी तो निश्चित तौर पे हम, हमारा जो उद्देश्य है और हमारा जो कर्तव्य है, हम अपने उद्देश्य और कर्तव्यों की पूर्ति कर पाएंगे। और हम जनता के लिए हैं तो जनता को हम एक अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। जो पुलिस से अपेक्षाएं हैं, जो ब्रिटिश पीरियड की जो नेगेटिव इमेज थी, उसको सकारात्मक बनाने में हम। बिल्कुल। आई थिंक इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपका लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पा रहे हैं। हाँ जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल अब मैं आपको देख पा रही हूँ। राजीव जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाट वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल वुमेन, डिफरेंट, आई मीन गर्ल्स के लिए या मिडिल एज वुमेन या फिर हमारी ये जो भी ओल्ड सिटीजन वुमेन, उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे पता है पुलिस इतना काम कर रही है, इतना मेहनत कर रही है, चाहे हम पेंडेमिक की भी बात करें, हम सब अपने घर में थे और हमारे जो फौजीज हैं या पुलिस वाले जो हैं वो ही काम कर रहे थे अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो पुलिस तो हमेशा अपना काम करेगी, करती है। आपकी हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमें वुमेन को अपने आप को कैसे लेके चलना है और हमें अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है? सो ये लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। जी, एक तो सबसे पहले हमको अवेयरनेस अपनी रखनी होगी, और जिस वातावरण में, जिस जगह पे हम अपना रह रहे हैं, उसके आसपास के लोग क्या हैं, उनका किस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जो आसपास का जो वातावरण है उसको हमको परसीव करना होगा। और ये जरूर देखना होगा हम किस प्रकार से इनके बीच में हमको अपनी सेवाएं देनी है, या वर्किंग प्लेस है। तो ये आपको सेल्फ अवेयरनेस से आत्मबल रखते हुए इन चीजों को भापना होगा और उसी के हिसाब से रिएक्शन आपको देने होंगे। कहाँ पर आपको नो कहना है, कहाँ पर आपको शेयर करना है, कहाँ पर पुलिस की रिलीफ चाहिए, ये जजमेंट जो है वो हर इंडिविजुअल को सारी चीजों को समग्र रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से देख के, आकलन करके करना होगा। और अवेयरनेस के साथ हम सभी, आपको इतनी चीजें हम लोगों ने शेयर करी हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, मेल आईडीज, व्हाट्सएप नंबर, इस कभी ऐसी लगता है कि चीजें जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं या जो कि बताना चाहिए। हमको किसी चीज को शेयर करने में जब परेशानी हो तो शेयर करने में झिझकना नहीं चाहिए और उन चीजों को फेस करना होगा। डर के हम उसको उसी उत्पीड़न के शिकार होते चले जाएं, ये बिल्कुल नहीं करना है। हम हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस और सारे पुलिस अधिकारी, सारे पुलिस ऑफिसर्स आप सबकी सेवा के लिए हैं, आपके बीच से आए हैं और इसी के लिए डेडिकेटेड है। इसी बात की हमको सैलरी मिलती है। तो इसमें हम कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोग ड्यू परफॉर्मेंस नहीं करते तो उसके पनिशमेंट के शिकार होते हैं, इंक्वायरीज होती हैं, उनको दंडित भी किया जाता है कि भाई ये आपका बिहेवियर, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, तो वो उनको ड्यू पनिशमेंट्स भी दिए जाते हैं। तो ये है बेसिकली, हम इन चीजों को जब साथ लेके चलेंगे तो एक अच्छा समाज, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा वातावरण, अच्छा देश हम बना सकेंगे। बिल्कुल राजीव जी, इतनी अच्छी बातें आपने कही। डरना नहीं है किसी को भी, सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है।
सो अभी मैं यहाँ सवाल देख रही थी, हम आपके और 5 मिनट लेना चाहेंगे क्योंकि नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे, मैं आपसे इनके सवाल पूछ नहीं पाई दर्शकों के। मीतू ने आपसे एक सवाल पूछा है कि जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, क्या इस अवेयरनेस के लिए स्कूल और कॉलेज में भी पुलिस जाके अवेयरनेस सेशंस करती है, कुछ बताती है उन्हें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी एक डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग के दौरान मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी महोदय के निर्देश हुए थे। एक वाइट हम लोगों ने पूरा एक माह और लगभग मोर देन 70,000 गर्ल स्टूडेंट्स के बीच में जाके डिफरेंट मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने कॉलेजेस थे, जितने स्कूल्स थे, उनमें ये अवेयरनेस ड्राइव चलाई। छोटी छोटी चीजें जो जैसे आप भी आपके बीच में भी आई हैं, और उसमें सबका रोल था। महिला बाल कल्याण विकास विभाग के लोग भी थे, हमारे जो लेडी ऑफिसर्स, लेडी पुलिस ऑफिसर्स थी, उन्होंने जाके फिजिकली किस प्रकार से हम सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी जो है महिला सम्मान प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में है, जिन्होंने बड़ी संख्या में महिलाओं को आत्म और बच्चियों को आत्म सुरक्षा के गुर भी सिखाए। एक एग्जॉस्टिव ड्राइव पहले भी चलाया गया था, और ये ऐसा नहीं है कि एक बार चला के खत्म हो जाए, ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होनी चाहिए और है भी। समय समय पे जैसे भी नारी आपको मैंने बताया मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रारंभ किया है पिछले वर्ष, तो उसके क्रम में भी ये डिफरेंट हमारे अवेयरनेस वर्कशॉप्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एनजीओज के साथ इन सभी जगहों पर जाके संचालित हो रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब जागरूकता होगी तो ये इस प्रकार के अपराधों में कमी आएगी और एक हम सुरक्षित वातावरण बना सकेंगे। सो इसी के विषय में वत्सला कहना चाह रही है कि विकी यूपी एचआर और वुमेन विद विंग, अगर आपको सपोर्ट आपको कभी भी हमारा चाहिए इस अवेयरनेस के लिए, तो हम भी आपके साथ में हैं, आप हमें बोल सकते हैं। तो हमारे कुछ लोग आपसे जुड़कर इस अवेयरनेस को जल्दी लोगों तक पहुंचा सकेंगे। अगर आपको कोई भी सहयोग चाहिए होगा तो प्लीज हमें हमेशा आपके साथ पाइएगा। नहीं, आपने जो आगे आके अपना सहयोग देने का जो बात कही है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारे कोलीग्स हैं और उनको भी हम इस बात को शेयर करेंगे कि बेसिकली ये एक खाली किसी एक संगठन का, किसी एक विभाग के माध्यम से चीजों को नहीं किया जा सकता। ये जैसे मैंने कहा कि समन्वय और संवाद ये एक वाइड स्केल पे ही होगा, तभी हम एक अच्छा वातावरण बना पाएंगे। तो उसी क्रम में निश्चित तौर पे हम आपका भी सहयोग लेंगे और एक अवेयरनेस ड्राइव बना के चीजों को और विस्तार से आमजन के बीच में ले जाएंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान जो और स्वावलंबन, इन जो चीजों को हम, और महिला सुरक्षा, इनको एक अच्छे मुकाम पर हम लोग ले जा पाए। जी हाँ जी, एक आई थिंक ये लास्ट सवाल हम और ले लेते हैं, वत्सला का ही है कि व्हाट ऑल स्टेप वुमेन कैन एंड शुड टेक टू एम्पावर देमसेल्फ एंड मैनेज ऑल चैलेंजेस एट होम, बी इट डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल हरासमेंट। ये जो अवेयरनेस की आपने बात बोली और आपने जो बताया हमें कि डरना नहीं है, हमें अब कंप्लेन करनी है, तो इसके अलावा हमें और क्या करना है वुमेन को घर में, जो चाहे वो हाउसवाइफ है चाहे वो वर्किंग वुमेन है। सो उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार वर्किंग वुमेन भी होती हैं, तो उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि वो मेंटली अपने आप को हरास फील ना करें, इसके बारे में आप अगर हमें बता सकते हैं। जी देखिए, इसमें तो सबसे पहले ये है कि हमको एक आत्मबल रखना पड़ेगा कि हमको इस हैरेसमेंट को नहीं सहना है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी कि हमको एक निर्णय लेना है कि भैया नहीं, ये दिस इज ओवर और ये ठीक नहीं है, ये लॉफुल नहीं है, ये डिग्निटी और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। तो पहले हम एक इस चीज के लिए आत्मबल अपना रखें और शेयर करें चीजों को। किस फोरम पे शेयर करना है, क्या हम इस अपनी समस्या को विद इन द फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स के साथ शेयर करके, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करके, किसके साथ शेयर करके हम इसको हल कर सकते हैं। बहुत चीजें काउंसलिंग से हो जाती हैं। कभी कभी होता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ईगो प्रॉब्लम्स आ जाती है कि एक कोई चीजें किस लेवल पे है, तो इन चीजों को हम पहले आत्मबल मजबूत करें, चीजों को शेयर करें। और इन जगहों से लगता है कि नहीं, ये घर की काउंसलिंग से या फैमिली काउंसलिंग से या मिलने वालों की काउंसलिंग से नहीं हल होने वाली, तो हम उसको आगे ले जाएं। आगे का मतलब यह है कि एनजीओ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने 2015 में एक ऑर्डर किया था जिसमें यह कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बियॉन्ड द कोर्ट जो है वो काउंसलिंग की जा सकती है, जिसमें एनजीओज और पुलिस और जैसे सखी केंद्र निर्भया कांड के बाद एक आया था कि वन स्टॉप सेंटर का कॉन्सेप्ट आया है कि सखी केंद्र पे जाके इस प्रकार की काउंसलिंग की जा सकती है। तो इन चीजों को जब हम एक बार इस निर्णय को लेके कि प्रॉब्लम्स को हमको किस लेवल पे ले जाके करना है
और उसकी एक रेमेडी निश्चित तौर पे सामने आएगी और समस्याओं का हल होता है, बातचीत से भी होता है, लीगल एक्शन से भी होता है, और उन चीजों के माध्यम से हम करके अपने को संयमित और सुरक्षित कर सकते हैं। जी राजीव जी, ये और पूछ रहे हैं कि ये मेंटल हरासमेंट क्या है, इसके लिए एफआईआर लॉन्च की जा सकती है? जी, जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड है उसमें सेक्शन 498 है, 498 ए, उसमें किसी प्रकार की मानसिक यंत्रणा भी जो है उसी अपराध की श्रेणी में आती है और उस पर भी एफआईआर हो सकती है। जी राइट। सो अब मैं आपको, मेरे ख्याल से अब हम क्योंकि समय हमने ज्यादा ले लिया आपका, सबसे पहले तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, आपने दर्शकों का सवालों का उत्तर दिया, मेरे इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन आज तक का हुआ है। जो हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए वुमेन विद विंग्स और विकी यूपीएचआर एग्जिस्ट करते हैं, टू एम्पावर एवरीवन, अवेयरनेस फैलाने के लिए, वो आज हम कर पाए आपके माध्यम से। सो राजीव जी, थैंक यू सो मच, सो मच, थैंक यू। जी बहुत बहुत आपका भी आभार, शेफाली मैडम का भी आभार, धन्यवाद, आपने मौका दिया, बहुत सारी चीजों को शेयर करने का मौका मिला। और इससे पहले कंक्लूड करूं, क्योंकि कोविड का काल है, मैं 2 बातें और कहना चाहूंगा कि हमारा जो मास्क है, मास्क इज बेटर देन वेंटिलेटर, आवर होम इज बेटर देन आइसोलेशन। और इस चीजों को हमको ध्यान में रखना है कि हम ये कर्फ्यू नहीं है, ये इट्स हियर फॉर यू, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, थैंक यू सो मच। जय हिंद मैम।